गुड फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक चाल चली है और भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने से मना कर दिया है। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तानी भारतीय जासूस होने का आरोप लगाता है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने वहां के सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुलभूषण जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सिर्फ काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया गया था और कुलभूषण जाधव के पास अपील करने का अधिकार नहीं है। दरअसल पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई 2023 को पाकिस्तान में भड़की हिंसा के आरोपियों के मामले पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान दावा किया गया कि हिंसा के लिए सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों की अपील का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार दिया गया है। इसके जवाब में ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें आईसीजे के आदेश के बाद सिर्फ काउंसलर एक्सेस दिया गया है। कुलभूषण जाधव एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद ईरान के चाबार में व्यवसाय कर रहे थे। साल 2016 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर कुलभूषण जाधव का अपहरण कर लिया और उन पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया। एक साल बाद यानी 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी। भारत ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी और पाकिस्तान को सुनवाई की समीक्षा करने और भारतीय नागरिक को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया। आइए हम बात करें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, भारतीय मूल की द्वितीय महिला उषा वेंस और उनके परिवार के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी और वेंस के बीच एक अहम बैठक होगी जिसमें व्यापार, टैरिफ और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। ये जानकारी शनिवार को मामले से परिचित लोगों ने दी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगे। वह पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल के साथ सुबह 10 बजे दिल्ली के पालम एयरबेस पर उतरेंगे, जहां एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री उनका स्वागत करेंगे। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि वेंस के साथ पेंटागन और विदेश विभाग सहित कम से कम 5 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आने की उम्मीद है। दिल्ली पहुंचने के कुछ घंटों बाद वेंस और उनका परिवार स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। वो पारंपरिक भारतीय हस्त निर्मित सामान बेचने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा वेंस और उनका परिवार जयपुर और आगरा की यात्रा करेंगे। वो सोमवार रात को जयपुर के लिए रवाना होंगे। इससे पहले सोमवार शाम 6:30 बजे पीएम मोदी वेंस की मेजबानी करेंगे, जिसमें प्रस्तावित भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप देने के साथ साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय दल में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, अमेरिका में भारतीय राजदूत विजय मोहन क्वात्रा के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक के बाद पीएम मोदी वेंस और उनके साथ आए अमेरिकी अधिकारियों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। मामले से परिचित लोगों के अनुसार दिल्ली में अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनका परिवार आईडीसी मौर्य शेराटन होटल में ठहरेंगे। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को वेंस कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे, जिसमें आमेर किला भी शामिल है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अंबर किला के नाम से भी जाना जाता है। लोगों ने बताया कि दोपहर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक सभा को संबोधित करेंगे। इस भाषण में राजनयिकों, विदेश नीति विशेषज्ञों, भारतीय सरकारी अधिकारियों और शिक्षाविदों के शामिल होने की उम्मीद है। वे अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत भारत अमेरिका संबंधों पर चर्चा करेंगे। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि 23 अप्रैल को वेंस और उनका परिवार आगरा जाएंगे, जहां वे ताजमहल शिल्पग्राम का दौरा करेंगे, जो विभिन्न भारतीय कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाला एक ओपन एयर एम्पोरियम है। आगरा की यात्रा समाप्त करने के बाद वेंस उसी दिन वापस जयपुर लौटेंगे। लोगों के अनुसार 24 अप्रैल को वेंस और उनका परिवार जयपुर से अमेरिका के लिए रवाना हो जाएगा। जयपुर में वेंस और उनका परिवार रामबाग पैलेस में ठहरेंगे, जो पहले से एक शाही गेस्ट हाउस है और अब एक शानदार होटल है। आइए हम बात करें नेपाल की। नेपाल की एक संसदीय समिति ने पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में करीब 14 अरब नेपाली रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। इस खुलासे में बताया गया कि हवाई अड्डा निर्माण एक चीनी कंपनी ने चीन से आसान ऋण के साथ किया था। सांसद राजेंद्र लिंगडेन के नेतृत्व में प्रतिनिधि सभा निचले सदन की लोक लेखा समिति के तहत उप समिति की एक रिपोर्ट में ये अनियमितताएं पाने पर परियोजना में शामिल कई वरिष्ठ अफसरों के विरुद्ध जांच व कार्रवाई की मांग की गई है। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चीन के एक्सिम बैंक से लगभग 22 अरब रुपये के ऋण से बनाया गया था और 29 दिसंबर 2022 को चीनी कंपनी ने इसे पूरा किया। समझौते के अनुसार नेपाल को हवाई अड्डा बनाने के बाद 7 वर्ष तक 2% ब्याज दर पर ऋण चुकाना होगा और फिर अगले 13 वर्षों में मूलधन चुकाना होगा। उप समिति ने इसे अस्वाभाविक करार दिया, जबकि नेपाल के नागरिक प्राधिकरण ने हवाई अड्डे के निर्माण की लागत $14.5 करोड़ का अनुमान लगाया था। हिमालय की तलहटी में स्थित पर्यटन स्थल पोखरा में बना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल के लिए सफ़ेद हाथी साबित हुआ है। यह चीन के कर्ज में गरीब देशों के फंसने का सीधा उदाहरण है। पोखरा के लिए हफ्ते में सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है। भारत से पोखरा में कोई सीधी उड़ान नहीं है। अफसरों के विरुद्ध सिफारिश। लोक लेखा समिति के उप
तहत उप समिति ने नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिदेशक प्रदीप अधिकारी व परियोजना में अन्य लोगों सहित वरिष्ठ अफसरों को निलंबित करने की भी सिफारिश की है। समिति के मुताबिक इसने प्राधिकरण के दुरुपयोग की जांच के लिए आयोग CIAA और मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग को पोखरा परियोजना के प्रमुख विनेश मूलाकर्मी, प्रशासन के प्रमुख राजेंद्र प्रसाद पौंडेल, CAAN के निदेशक व इंजीनियर बाबूराम पौंडेल के विरुद्ध भी सिफारिश की है। उप समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की सरकारी कंपनी CAMC इंजीनियरिंग ने परियोजना को निर्देश के रूप के अनुसार पूरा नहीं किया और खराब गुणवत्ता वाले निर्माण का उपयोग किया। इसके पहले CAMC ने परियोजना की लागत बढ़ा दी और अपने स्वयं के व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता देते हुए गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखने के नेपाल के प्रयासों को कमजोर कर दिया। ये हम बात करें गाज़ा की। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 48 घंटों के दौरान इजरायली हवाई हमलों में 90 से अधिक लोग मारे गए हैं। इन हमलों में कई लोग घायल भी हुए हैं। ये घटना इसराइल द्वारा गाज़ा पर हमलों को तेज करने के दौरान हुई है और संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि इजरायली रक्षा बल ने गाज़ा में आवश्यक खाद्य और चिकित्सा सहायता की आवाजाही को रोक दिया है, जिससे वहाँ मानवीय संकट और भी गहरा गया है। पिछले महीने इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम समाप्त हो गया था, जिसके बाद इसराइल ने फिर से गाज़ा पर बमबारी तेज कर दी है। इजरायली सेना ने गाज़ा के कई बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और यह क्षेत्र में संघर्ष को और बढ़ा दिया है। इस दौरान सैकड़ों लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इसराइल की इस बमबारी का उद्देश्य हमास को इस शर्त पर सहमति बनाने के लिए दबाव डालना था कि वो समझौतों में कुछ बदलाव स्वीकार करें। गुरुवार की सुबह इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 23 लोग मारे गए। इनमें परिवार के 10 सदस्य और एक फोटो पत्रकार शामिल है, जिन्हें हाल ही में कान फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया था। यह हमला इजरायली सेना द्वारा गाज़ा शहर के विभिन्न हिस्सों में किया गया, जहां नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमलों का निशाना नागरिक इलाके थे, न कि केवल आतंकी ठिकाने। गाज़ा में स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। अस्पताल में बुरी तरह से घायल लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन संसाधनों की भारी कमी है। चिकित्सा सेवाओं में दबाव बढ़ने के कारण अस्पतालों को अपनी कार्यक्षमता सीमित करनी पड़ी है। खाद्य और चिकित्सा सहायता की कमी ने स्थिति और बिगाड़ दी है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस हिंसा को रोकने की अपील की है और गाज़ा में आवश्यक सहायता भेजने की मांग की है, लेकिन फिलहाल स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं हो पाया है। हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान की रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बताया कि सऊदी अरब ने 4700 से ज़्यादा पाकिस्तान के भिखारियों को पकड़कर वापस भेजा है। ये लोग अलग अलग वीज़ा पर सऊदी गए थे और वहाँ जाकर गैरकानूनी तरीके से भीख मांग रहे थे। इनको सऊदी पुलिस ने हिरासत में लिया और डिपोर्ट कर दिया है। सियालकोट में पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोलते हुए आसिफ ने सऊदी में पाकिस्तानी भिखारियों के पकड़े जाने की यह जानकारी दी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह आंकड़ा कब से कब तक का है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में करीब 2.2 करोड़ भिखारी हैं, जो हर साल 42 अरब रुपये भीख मांगकर जुटाते हैं। हालांकि विदेशों में पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती संख्या देश की छवि खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कदम उठा रही है। सरकार का मकसद साल 2035 तक पाकिस्तान को $100 अरब के निर्यात अर्थव्यवस्था बनाना है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पिछले साल संसदीय समिति को बताया था कि सऊदी अरब ने 2024 तक पिछले 3 सालों में 4000 भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा है। सऊदी अरब में भीख मांगने के खिलाफ सख्त कानून है। इन कानूनों के तहत भिखारियों को जुर्माना और जेल की सज़ा हो सकती है। विदेशी भिखारियों को सज़ा पूरी होने के बाद वापस उनके देश भेज दिया जाता है। FIA के एक अधिकारी ने बताया कि विदेशों में ज़्यादातर पाकिस्तानी भिखारी दक्षिण पंजाब, कराची और सिंध के अंदरूनी इलाकों से है। इन भिखारियों को अरब देशों से वापस भेजा गया है। पाकिस्तान लौटने पर इनके नाम FIA इमिग्रेशन की पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं। अब ये दोबारा पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते हैं। पाकिस्तान सरकार के सामने दूसरे देशों में जाकर भीख मांग रहे नागरिक एक बड़ी समस्या बन रहे हैं। वैश्विक स्तर पर देश की छवि को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पाक सरकार ने हालिया महीनों में ऐसे हज़ारों लोगों को पासपोर्ट सस्पेंड किए हैं जो विदेशों में जाकर भिखारी बन गए हैं। खासतौर से अरब देशों में पकड़े जाने वाले भिखारियों में ज़्यादातर पाकिस्तानी मूल के हैं। इसका असर ये हुआ कि सऊदी अरब देशों ने पाकिस्तानी सरकार से भिखारियों की आमद को रोकने तक के लिए आग्रह किया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ माई न्यूज़, व्यूज़ एंड एनालिसिस बाय प्रकाश।